नमस्कार मित्रों, देसाई ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का 4th चैप्टर, जिसका नाम है एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस पार्ट 2। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब आपको तुरंत पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। Exogenetic processes. We have learned in the previous lesson that the earth's surface wears away because of erosion. हमने पिछले चैप्टर में ये सीखा है कि जो अर्थ सरफेस होता है, अर्थ पर जो रॉक वगैरह होते हैं वो इरोजन के कारण जो होते हैं वियर होते हैं। द इरोडेड मटेरियल गेट्स कैरिड अवे बाय एजेंट्स। जो भी फ्रिक्शन के कारण जो इरोड होता है मटेरियल, वो बारीक पाउडर बन जाता है सॉइल और वो दूसरी जगह पर कैरी किया जाता है। द मटेरियल्स गेट डिपॉजिटेड। जहाँ पर स्पीड स्लो होती है उस एजेंट की, जैसे वो विंड हो यानी एयर हो या वाटर हो, जो भी हो, वो जब स्पीड कम होती है उसकी तब वो वहाँ पर वो मटेरियल डिपॉजिट कर देते हैं यानी जमा कर देते हैं, छोड़ देते हैं। The agents like running water, river, glaciers, wind, sea waves and ground water do the work of erosion. ये जो एजेंट्स है जैसे रनिंग वाटर यानी रिवर जो होती है, ग्लेशियर्स यानी जो बर्फ होता है जब वो फ्लो होने लगता है तब वो इरोजन करता है, विंड जब फ्लो करता है हवा तब इरोजन करता है, सी वेव्स जब टकराते हैं तब इरोजन करते हैं, ग्राउंड वाटर जब जमीन के नीचे से बहता है तब इरोजन होता है। ठीक है, ये इरोजन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं यानी जो इरोड करने के बाद जो मटेरियल बन रहा है, जो पार्टिकल्स बन रहे हैं बारीक, वो कैरी करवाए जाते हैं दूसरी जगह पर, उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और जहाँ पर उनकी स्पीड स्लो होती है, चाहे वो विंड हो, ग्लेशियर हो, सी वेव्स हो या रनिंग वाटर रिवर हो, उनकी स्पीड जहाँ पर कम होती है, स्लोप जहाँ पर कम होता है, वहाँ पर वो डिपॉजिट कर देते हैं यानी जमा कर देते हैं वो मटेरियल। बिकॉज ऑफ दीज एजेंट्स द अर्थ सरफेस कीप्स ऑन अंडरगोइंग चेंजेस एंड न्यू लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म। तो इसके कारण, इन एजेंट्स के कारण, इन सारे एजेंट्स के कारण अर्थ सरफेस पर हमेशा वियरिंग रहता है, होते रहता है इरोजन के कारण, और नए नए लैंडफॉर्म्स बनते रहते हैं। वी विल स्टडी सम ऑफ दिस लैंडफॉर्म्स इन दिस लेसन। कुछ लैंडफॉर्म्स हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। वर्क ऑफ रिवर्स एंड लैंडफॉर्म्स। कैन यू टेल हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ रील, गली, स्ट्रीम एंड अ रिवर? देखिए, रील, गली, स्ट्रीम और रिवर में क्या अंतर होता है ये पूछा है। देखिए, जो सबसे छोटा फ्लो होता है पानी का, रेन वाटर का जो सबसे छोटा फ्लो होता है उससे कहते हैं रील। जब कई सारे रील, मेनी रील्स व्हेन कम टुगेदर दे फॉर्म अ गली। रील से थोड़ा बड़ा गली होता है। मेनी गलीज टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रीम। जब कई सारे गली एक दूसरे से मिलते हैं तब स्ट्रीम बनता है। और when many streams come together a big flow of water is formed, that is called river. रिवर सबसे बड़ा फ्लो होता है, उससे छोटा स्ट्रीम होता है, उससे छोटा गली और उससे छोटा रील। एंड व्हाट इज अ रिवर? देखिए, रनिंग वाटर जो होता है वो अलग अलग दिशा में ग्रेविटी जैसी है या स्लोप जैसा है, उसकी दिशा में अपना रास्ता बनाते बनाते वो फ्लो होते रहता है। इस बहुत बड़े फ्लो को कहते हैं रिवर या नदी। Geographical explanation. Running water flows naturally in a direction according to gravity along the slope and makes its own way. जो रनिंग वाटर होता है वो ग्रेविटी जैसी होती है या स्लोप जैसा होता है, उसके अनुसार अपनी स्वयं दिशा बनाता है और एक अपना रास्ता बनाता है। When many such flows of water come together, a river is formed. जब ऐसे कई सारे फ्लो टुगेदर एक साथ आते हैं तब जो है रिवर बनती है। द लेंथ ऑफ द स्लोप ऑफ द लैंड, द टाइप ऑफ रॉक, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द रिवर एंड द लेंथ ऑफ द फ्लो, वॉल्यूम, सेडिमेंट्स इन द रिवर एटसेट्रा आर द फैक्टर्स ऑन विच द इरोजनल, ट्रांसपोर्टेशनल एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ द रिवर्स डिपेंड। देखिए, कितनी मात्रा में इरोजन करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, डिपोजिशन करना है, ये किन फैक्टर्स पर डिसाइड होता है? स्लोप ऑफ द लैंड। अगर स्लोप बहुत तेज है, स्टीप स्लोप है, तो इरोजन भी ज़्यादा होगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा होगी पानी की, ज़्यादा इरोजन होगा फ्रिक्शन के कारण।
और अगर टाइप ऑफ रॉक यानी सॉफ्ट रॉक है तो ज़्यादा इरोजन होगा। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी बह रहा है तो भी ज़्यादा ये होगा इरोजन, ठीक है। तो जब उसकी स्पीड फास्ट होती है तब इरोजन ज़्यादा होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा होता है। जब स्पीड स्लो हो जाती है तब डिपोजिशन हो जाता है, यानी जमा होना शुरू हो जाता है मटेरियल। इरोजनल वर्क ऑफ रिवर्स, द रिवर्स ओरिजिनेट एट अ मच हायर अल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल। जो रिवर्स होते हैं वो एक ऊंचाई पर, पर्वतों में वगैरह वो ओरिजिनेट होती है रिवर्स। हियर द रिवर फ्लोज एट अ ग्रेट स्पीड एंड देयरफॉर इट्स पावर टू इरोड इज ग्रेट। देखिए जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर ऊंचाई पर पर्वत में स्लोप काफी तेज होता है, इसके कारण वहां से तेजी से बहती है रिवर, तो इसके कारण फ्रिक्शन भी तेजी से होता है और इरोजन भी ज्यादा होता है। द रिवर बेड एंड द रिवर बैंक्स गेट इरोडेड बिकॉज ऑफ द फास्ट फ्लो ऑफ वाटर, सैंड पार्टिकल्स, पेबल्स एटसेट्रा एंड द वेरियस ट्रिब्यूटरीज जॉइनिंग द मेन रिवर। देखिए इरोजन क्यों होता, रिवर बेड यानी नदी का जो तल होता है, नीचे वाला पार्ट, वो भी, उसका भी इरोजन होता है, और रिवर बैंक यानी नदी के जो किनारे होते हैं साइड वाले, उनका भी इरोजन होता है। किसके कारण? फास्ट फ्लोइंग वाटर, उसमें जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, जो कंकड़ होते हैं, वो जब घिसते हैं साइड पर या नीचे, तो उसके कारण जो है इरोजन होता है। कई सारे ट्रिब्यूटरीज यानी वाटर के फ्लोज उसको मिल जाते हैं नदी में, उसके कारण भी इरोजन होता है। ऑल दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ गॉर्जेस, दैट इज कैनियंस, वी शेप्ड वैलीज एंड वाटरफॉल्स। देखिए गॉर्जेस यानी इस तरह के ये होते हैं, ऐसे डीप, और स्टीप यानी वर्टिकल वॉल वाले कैनियंस होते हैं, ऐसे पानी फ्लो होकर होकर ऐसा होता है, ठीक है। और वी शेप्ड वैली यानी इस तरह के वी शेप के होते हैं। अगले पेज पर दिया है उसका फोटो, हम देखते हैं। देखिए यहां पर दिया है वी शेप्ड वैली इस तरीके से, ऐसे। तो चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय रिवर्स। देखिए हमने इरोजन के बारे में पढ़ा, रिवर्स के कारण जो इरोजन होता है वो देखा। अभी ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। अ रिवर फ्लोज डाउन द स्लोप फ्रॉम अ हीली रीजन। ऊंचाई पर से रिवर जो है नीचे की तरफ फ्लो होती है। एट द फुट हिल्स द चेंज इन द स्लोप कॉजेस डिपोजिशन ऑफ कोर्स सेडिमेंट्स, एज दीज आर डिपोजिटेड इन अ ट्रायंगुलर शेप दे फॉर्म एन एलुवियल फैन। एलुवियल फैन, एलुवियम यानी क्या होता है? एलुवियम यानी जो बहुत बारीक मिट्टी जो बनती है, एकदम बारीक पाउडर जैसी, उसे बोलते हैं एलुवियम। गाळ ज्याला म्हणतात, जो ज्याला चिकन माती म्हणतात, जो बहुत ही फर्टाइल होती है, तो ये इरोजन के कारण बनती है ऐसे। ये जहां पर नीचे पर्वत से ऊपर से नीचे आ रही है नदी, जहां पर नीचे आती है, टकराती है, अचानक से उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो यहां पर सारा वो एलुवियम यानी बारीक सॉइल जो है वो डिपॉजिट कर देती है इस तरीके से। ये देखिए, ये जापानीज फैंस होते हैं ना, आपको पता है, हाथ में पकड़ के हवा लेने वाले, इस तरह का शेप है इसका, इसके कारण उसे फैन बोलते हैं। और एलुवियम डिपॉजिट होने के कारण होता है, इसके कारण उसे एलुवियल फैंस बोलते हैं। ये जहां पर नदी पर्वत से नीचे उतरती है वहां पर ये एलुवियल फैंस बनते हैं। As the steepness of the slope decreases and the transporting capacity of the river reduces, it starts flowing slowly. स्लोप जो है अचानक से कम हो जाता है पर्वत से नीचे आने के बाद, और इसके कारण स्पीड कम हो जाती है, इसके कारण कैरी करने की कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, जो सॉइल जो कैरी करने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है रिवर की, और वो धीरे धीरे जमा करना शुरू कर देती है, तो इसके कारण वो एलुवियल फैंस बनते हैं। इट बेंड्स, मींडर्स ऑफन इन इट्स वे इन एन एफर्ट टू क्रॉस एंड इवन स्मॉल ऑब्स्टेकल्स। कभी कभी क्या होता है, जब यहाँ पर छोटे ऑब्स्टेकल्स आते हैं तब वो बेंड हो जाती है, टर्न लेती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑब्स्टेकल है, इसके कारण इसने ऐसे टर्न होकर ऐसे लिया है, उसे बोलते हैं मींडरिंग, मींडरिंग ऑफ रिवर, बेंडिंग बोलते हैं। By the time the river reaches the sea, its river bed becomes very wide and its speed becomes very slow. जब रिवर समुद्र को मिल जाती है तब तक उसका रिवर बेड यानी ये जो है चौड़ाई बहुत चौड़ी हो जाती है और स्पीड भी काफी स्लो हो जाती है।
द सेडिमेंट्स ऑफ द रिवर गेट डिपॉजिटेड इन इट्स बेड एंड ऑन इट्स बैंक्स। सेडिमेंटेशन जो सॉइल होते हैं वो एक तो बैंक्स पर, किनारे पर रुक जाते हैं, जमा होते हैं, और बेड में यानी तल में जमा हो जाते हैं। द फैक्टर्स that determine the deposition of sediments are the length of the river's volume of water, amount of sediments and the slope of the river and the earth surface। देखिए किस मात्रा में, किस अमाउंट में डिपोजिशन कहां पर होना है, ये किस फैक्टर्स पर डिसाइड करता है? तो लेंथ ऑफ द रिवर, जितनी रिवर की लेंथ लंबी होगी रिवर, उतना सेडिमेंटेशन ज्यादा होगा। जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा होगा, जितना उसमें वाटर पानी जितना ज्यादा होगा, उतना सेडिमेंटेशन ज्यादा होगा। ठीक है। फिर स्लोप ऑफ द रिवर, स्लोप जितना तेज होगा उतना इरोजन ज्यादा होगा, और जब वो स्लोप स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब वहां पर डिपोजिशन भी ज्यादा होगा। अर्थ सरफेस जैसा है, अगर सॉफ्ट रॉक वाला है तो ज्यादा इरोजन होगा, हार्ड रॉक वाला है तो कम इरोजन होगा। दस लैंडफॉर्म्स लाइक फ्लड लेवीज, फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टाज आर फॉर्म बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। देखिए फ्लड लेवीज, फ्लड प्लेन्स क्या होता है? देखिए यहां से रिवर फ्लो कर रही है, कब? समझ लीजिए समर सीजन में, धूप के सीजन में पानी कम होता है, तो इतने से रीजन से जो है रिवर बह रही है। ठीक है। बाद में यहाँ बहते समय यहाँ पर थोड़ा सेडिमेंटेशन, यहाँ डिपोजिशन जमा कर रही है थोड़ी मिट्टी। ठीक है, ये किनारे है नदी के। और बाद में जब बारिश का मौसम आता है तब बाढ़ आ जाती है रिवर में, तब इसका पानी रिवर का यहां तक पहुंच जाता है, यहां तक। तो क्या होता है, यहां पर भी सेडिमेंटेशन, मिट्टी जमा होने करने लगती है, जो नदी होती है वो। ठीक है। तो इसे बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। यहां पर जो किनारे पर जमा होती है जब समर सीजन होता है, उसे बोलते हैं फ्लड लेवीज। ये है रिवर बॉडी, ये फ्लड प्लेन्स। ठीक है। और डेल्टास, डेल्टास किसे बोलते हैं मैं बताता हूं। देखिए डेल्टास कहां पर बनते हैं? जहां पर नदी, ये सैटेलाइट फोटोग्राफ है डेल्टा का, जहां पर नदी समुद्र से मिलती है। यहाँ ये समुद्र है और ये नदी आ रही है, यहाँ पर स्पीड बहुत ही स्लो होती है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर मिट्टी जमा होने लगती है, यहाँ पर मुहाने पर, मुंह पर नदी के। तो यहाँ पर पहले तो सीधा फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी जमा होने के कारण क्या होता है, उसको ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है नदी के फ्लो को, और वो बाइफर्केट हो जाती है, दो हिस्सों में बट जाता है नदी का फ्लो, ऐसा और ऐसा। फिर यहाँ पर भी जमा होने लगती है मिट्टी यहाँ पर, और इस तरीके से वो शेप, जो बाइफर्केशन है, जो डिवीजन है, दो हिस्सों में बटना जो है वो बढ़ते जाता है। इसके कारण ये ऐसा ट्रायंगुलर शेप बनता है यहाँ पर, इस तरीके का। यहाँ दिख रहा है, ये एक फ्लो यहाँ जा रहा है, यहाँ पर एक फ्लो जा रहा है, तो ये एक तरह का ट्रायंगल बनता है। तो डेल्टा जो है एक ग्रीक लेटर है, जैसे मुझे इंग्लिश में जैसे ABCD ऐसे लेटर्स होते हैं, वैसे ग्रीक भाषा में डेल्टा नाम का एक लेटर होता है, जो जिसका सिंबल ट्रायंगल होता है। तो उस ट्रायंगल के सिंबल से, जो इस ट्रायंगल से मेल जोल रखता है, उसके कारण इसका नाम भी डेल्टा रखा गया है। ठीक है। Try to understand the formation of landforms like gorges, V-shaped valleys, waterfalls, alluvial fans, meanders, flood levees, flood plains and deltas with the help of teachers। ये मैंने आपको बताया। ठीक है। गॉर्जेस कैसे बनते हैं ये भी बताया, कैनियन जो पानी फ्लो होता है बहुत वर्षों तक, तब यहाँ पर ऐसे खाई बन जाती है। मींडरिंग यानी जब ऑब्स्टेकल होता है, ये सब हमने देखा है। ठीक है। उसके बाद give it a try. Some pictures of various landforms formed by the river are given. See them. Write the type of the work done by the river in formation of these landforms in the box below। देखिए ये जो है एल्यूअल, यानी इन्होंने ये पूछा है कि डिपोजिशनल वर्क से बना है, देखिए ट्रांसपोर्टेशनल वर्क से, इरोजनल वर्क से, या डिपोजिशनल वर्क से, कौन से वर्क से ये लैंडफॉर्म्स बने हैं, ये पूछा गया है। देखिए तो ये जो है कैनियंस, वो जो है इरोजन के कारण बनते हैं, इरोजनल वर्क। ठीक है। ये जो है मींडरिंग जो होता है वो डिपोजिशनल वर्क के कारण होता है, ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल। ठीक है। उसके बाद वी शेप्ड वैलीज कैसे बनती है, ये भी इरोजनल वर्क के कारण होती है, इरोजन के कारण।
फिर डेल्टा जो है वो ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल वर्क के कारण होता है। फिर एलुवियल फैंस भी डिपोजिशनल और ट्रांसपोर्टेशनल वर्क के कारण होता है। फ्लड लेवीज एंड फ्लड प्लेन्स किसके कारण होते हैं, तो ये भी ट्रांसपोर्टेशनल। देखिए यहाँ पर ये फ्लड लेवीज है यहाँ पर, और ये फ्लड प्लेन्स है, ये नदी बह रही है। तो फ्लड लेवीज और फ्लड प्लेन्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल वर्क के कारण बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मेनी क्रीक्स आर फाउंड इन द कोस्टल एरियाज ऑफ कोकण बट नॉट डेल्टा। व्हाई? क्रीक्स यानी क्या कहते हैं उसे, बड़ा रॉक जब होता है। देखिए कोकण का जो बीच है वो काफी रॉकी है, रॉक से बना हुआ है, और वो जो है पर्वतों से बना हुआ है। इसके कारण वहां पर स्लोप काफी तेज होता है। जब स्लोप होगा कम, जब कम स्लोप होगा तभी यहां पर डिपोजिशन होगा मिट्टी का, इसी के कारण डेल्टा बन पाएगा। लेकिन कोकण में ऐसा नहीं है, स्लोप जो है काफी शार्प है, स्टीप है, उसके कारण यहाँ डेल्टा नहीं बना बल्कि क्रिक्स बने हैं, यानी क्रैक्स जैसा होता है वो, स्टीप क्लिफ जो होते हैं वो। इज देयर एनी लेक फाउंड नियर द मिंडर्स ऑफ द रिवर, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। देखिए मिंडरिंग के पास लेक्स बनते हैं क्या, ये आप पूछा है। जी हाँ, बनते हैं। जब फ्लड आता है रिवर में, जब बाढ़ आती है बारिश के मौसम में, तब क्या होता है, ये फ्लो यहाँ पर जमा हो जाता है, पानी यहाँ पर जमा हो जाता है, तो यहाँ पर एक लेक की तरह बन जाता है। ठीक है, जब बाढ़ आती है रिवर को तब लेक्स बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क ऑफ ग्लेशियर्स एंड लैंडफॉर्म्स। ग्लेशियर्स यानी जो हिम नग होते हैं, यानी पर्वतों पर जो स्नो गिरता है, स्नोफॉल होता है, वो सॉफ्ट जो होता है बर्फ उसे बोलते हैं स्नो, जो हार्ड होता है उसे बोलते हैं आइस। दोनों में फर्क जानिए। तो स्नो के डिपोजिशन से ग्लेशियर्स बनते हैं, और ग्लेशियर्स के कारण जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो पढ़ेंगे। इन रीजन्स वेयर टेम्परेचर्स आर जनरली बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल्स। जहां पर 0 डिग्री से कम होता है टेम्परेचर, वहां पर जो वाटर प्रेसिपिटेशन होता है, यहाँ पर केमिकल प्रेसिपिटेशन नहीं, वाटर प्रेसिपिटेशन, यानी वाटर का जमीन पर गिरने का तरीका, वो कौन से फॉर्म में होता है, स्नो के फॉर्म में होता है, स्नोफॉल में। लेयर्स ऑफ स्नो एक्यूमुलेट ऑन द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ स्नोफॉल। तो स्नोफॉल के कारण स्नो के बहुत मोटे मोटे लेयर्स बनने लगते हैं अर्थ सरफेस पर। द हेवी वेट ऑफ दीज ओवरलेइंग लेयर्स मेक्स द स्नो मूव अलोंग द स्लोप। इनका वजन बढ़ते जाता है जब बहुत बड़ा जाड़ा लेयर बनता है, मोटा, और जब स्लोप पर ये गिरता है, पर्वतों पर तो स्लोप होता है, और उसके कारण वो धीरे धीरे फ्लो होने लगता है। एट द बेस ऑफ द लेयर द स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एंड द प्रेशर फ्रॉम द अबव। स्नो का जो निचला लेयर होता है वो क्या होता है, घिसने लगता है बेड से, जमीन से, और उसके कारण फ्रिक्शन के कारण वो मेल्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट होता है। ग्लेशियर स्टार्ट्स मूविंग स्लोली अलोंग द स्लोप। जब नीचे का लेयर मेल्ट होकर पानी में कन्वर्ट हो जाता है तब और भी तेजी से वो फ्लो होने लगता है। लाइक द रिवर, a glacier too carries the work of erosion, transportation and deposition। रिवर्स की तरह ही ग्लेशियर्स भी जो है इरोजन करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन करवाते हैं। इरोजन वर्क बाय ग्लेशियर्स, though its velocity is less, the mass of the ice is more and hence the glacier erodes its own banks and its bed on a large scale। देखिए ग्लेशियर्स जो होते हैं उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है, लेकिन उनमें आइस की मात्रा बहुत अधिक होती है, उनका मास बहुत अधिक होता है, उसके कारण वो इरोजन करवाते हैं अपने बैंक्स, अपने किनारों पर और अपने बेड यानी तल पर। The erosional work of glaciers produces landforms like cirques, arêtes, horns, U-shaped valleys, hanging valleys and roche mountains और shipbacks। तो ये क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल पिक्चर्स में दिया है। देखिए सर्क्स यानी ये पर्वतों पर जैसा ऐसा बना है खांच जैसा, उसे बोलते हैं सर्क्स। ये हॉर्न यानी जो सींग होता है ना बैलों का, गायों का जो सींग होता है, तो उसके तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हॉर्न्स। यू शेप्ड वैलीज यानी जैसे वी शेप्ड वैली होती है वैसे ही
यू शेप्ड वैली होती है, ठीक है। ये मोरेन्स क्या है हम देखेंगे, हैंगिंग वैलीज वगैरह आगे डिटेल में आएगा। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय ग्लेशियर्स। देखिए ये जो रोशे माउंटेनीज वगैरह है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, इनका ग्लॉसरी में दिया है, मैं वो बताता हूं। देखिए यहां पर पेज नंबर 98 पर दिया है सर्क एंड हॉर्न। लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस ड्यू टू इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स जो इरोड करते हैं पर्वतों से नीचे उतरते समय, उसके कारण जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसे कहते हैं सर्क और हॉर्न। बोथ द लैंडफॉर्म्स आर प्रोड्यूस इन द एरियाज वेयर द ग्लेशियर्स ओरिजिनेट। जहां पर ग्लेशियर्स ओरिजिनेट होते हैं, कहां पर, पर्वतों के चोटी पर, वहां पर ये होते हैं सर्क्स और हॉर्न्स। After snowfall, the snow doesn't start flowing immediately like water, it gets deposited. Snow जो है पानी की तरह तुरंत बहना नहीं शुरू करता, वो पहले जमा होता है। It deposits more at the base than slopes. जो बेस जो होता है पर्वतों का, फुट जहां पर होता है वहां पर वो ज्यादा जमा होते हैं। When many layers of snow get deposited, the lower layers face pressure from above and turn into ice. देखिए नीचे का जो स्नो होता है सॉफ्ट वाला, उस पे उसके नीचे का जो लेयर होता है उसके ऊपर से प्रेशर आने के कारण वो हार्ड बन जाता है, आइस बन जाता है। और while turning into ice and because of pressure, some ice at the bottom turns into water due to friction. जब वो फ्लो होने लगता है तब फ्रिक्शन के कारण वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, घिसने के कारण। This water starts flowing along the slope. This flow is the starting point of the glacier. Ice on the slope also starts moving downwards. देखिए नीचे का लेयर पानी में कन्वर्ट हो जाता है और वो फ्लो होने लगता है स्लोप से। उसके कारण ऊपर का बर्फ भी उसके ऊपर तैरने के कारण वो भी बहने लगता है, और उसको ये सब बहने के कारण इरोजन होने लगता है। फ्रिक्शन कॉजेज द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स टू बिकम स्टीप। इसके कारण जो स्लोप्स होते हैं फ्रिक्शन के कारण वो स्टीप हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं। मूविंग आइस गेट्स डिपोजिटेड एट द फुट हिल्स। वीदरिंग बाय मेल्टेड वाटर लीड्स टू डीपनिंग बेसल पोर्शन। जो बेसल पोर्शन होता है आइस का, पर्वत का, वो डीप हो जाता है, यानी गड्ढे जैसा हो जाता है। सच डीपन पोर्शंस एट द बेस ऑफ स्लोप्स आर कॉल्ड सर्क्स। उन्हें कहते हैं सर्क। द सर्क एंड द माउंटेन बिहाइंड इट with steep slope together look like a big armchair, and therefore cirques are often called gigantic armchairs. If cirques develop on all the sides of the mountain slopes, then the summit of the mountain looks like a horn. Horn यानी सींग जो होते हैं, जो गाय भैंसों के सींग होते हैं ना, शिंग वैसे। This is called horn. Matterhorn is the Alps. In the Alps mountain में along the borders of Italy and Switzerland in Europe is the world famous example of horn. Horns का Matterhorn जो एग्जाम्पल है वो आल्प्स पर्वत का काफी अच्छा उदाहरण है। आप इसका फोटो देख भी सकते हैं। मैटरहॉर्न जो है उस पर हमारा तिरंगा प्रोजेक्ट किया था एलईडी लाइट से, क्योंकि कोरोना फाइट में हमने विश्व के बहुत सारे देशों की हमने काफी मदद की, तो भारत का सम्मान करने के लिए इस मैटरहॉर्न चोटी पर भारत का हमारा तिरंगा जो है लहराया गया था। आप देख सकते हैं वो फोटो, इंडियन ट्राइकलर ऑन मैटरहॉर्न टाइप करके देख सकते हैं। तो ये है, आगे देखते हैं। रोशे माउंटेनी लैंडफॉर्म फाउंड इन द ग्लेशियर बेड। इट इज फॉर्म ड्यू टू इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर्स के इरोजन के कारण जो ग्लेशियर बेड में यानी तल में वहां पर जो लैंडफॉर्म बनता है उसे बोलते हैं रोशे माउंटेनी। द पैसेज ऑफ ग्लेशियर आइस ओवर अंडरलाइंग रॉक, द अप स्लोप साइड स्मूथ वाइल द डाउन स्लोप साइड बिकम्स रफ बिकॉज ऑफ वीदरिंग बाय मेल्टेड वाटर। दिस इज कॉल्ड रोशे माउंटेनी। देखिए जो आप ऊपर का स्लोप होता है वो स्मूथ होता है, लेकिन नीचे का स्लोप जो होता है वो रफ होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रोशे माउंटेनी। इसका पिक्चर दिया है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये है रोशे माउंटेनी, ये इसका फोटो है, ठीक है।
नीचे यहाँ पर देखिए डाउन स्लोप में रफ सरफेस है और ऊपर थोड़ा स्मूथ सरफेस है कंपेयर टू यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Transportational and deposition by glaciers. The glaciers carry sediments with them. These sediments are called moraines. जो sediments, जो मिट्टी ग्लेशियर्स कैरी करते हैं अपने साथ, उसे उन्हें बोलते हैं moraines. Depending on the location of the deposits, moraines can be divided into 4 types: ground moraines, lateral moraines, medial moraines and terminal moraines. 4 तरह के moraines होते हैं उनके लोकेशन के अनुसार। देखिए ये पर्वत की चोटी है, यहां पर स्लोप है, ये नीचे वाला हिस्सा है पर्वत का, इस दिशा में ग्लेशियर्स फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, ये पर्वत का तल है, नीचे का हिस्सा है फुट। ठीक है, यहां से वो ग्लेशियर पूरा मेल्ट हो रहे हैं और पानी में कन्वर्ट होके वो नदी बन रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से फ्लो हो रहे हैं, यहां से ग्लेशियर आ रहे हैं, यहां से ग्लेशियर आ रहे हैं। तो देखिए जो ग्लेशियर के साइड में होता है जमा, बैंक्स में यानी किनारों पर जो जमा होता है उसे कहते हैं लैटरल मोरेन्स इसे। ठीक है, जहां पर 2 ग्लेशियर्स का फ्लो मीट होता है, एक दूसरे को मिलता है, वहां पर जॉइनिंग पॉइंट पर एक जो सेंटर में जो मोरेन जमा होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, उसे कहते हैं मेडियल मोरेन। ठीक है, और जहां पर पर्वत का फुट होता है, पर्वत जहां पर स्लोप खत्म होता है, वहां पर जो जमा होते हैं मोरेन्स, यहां पर उन्हें कहते हैं टर्मिनल। टर्मिनल यानी अंत वाले, तो ये टर्मिनल मोरेन होते हैं। ठीक है, मेडियल यानी यहां पर जॉइनिंग जहां पर होता है वहां पर, लैटरल यानी किनारों पर जो जमा होता है वो, टर्मिनल यानी एंड पर। ऑब्जर्व फिगर 4.2, द डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर प्रोड्यूसेस लैंडफॉर्म्स लाइक ड्रमलिन्स, इस्कस एटसेट्रा। देखिए इसके बारे में हम देखते हैं ग्लॉसरी में, ड्रमलिन्स इस्कस क्या होते हैं। ड्रमलिन, hills formed due to deposition of moraines. They are generally egg shaped. If there are any hills of this type in a region, then such a region is called egg basket. देखिए ड्रमलिन यानी जब मोरेन्स एक जगह पर जमा होते हैं तब टीले बन जाते हैं, टेकड़ियां बनतात, डोंगर, तो उन हिल्स को कहते हैं ड्रमलिन। ठीक है, और इसका यानी क्या होता है, नैरो लॉन्ग विंडिंग रीजेस प्रोड्यूस थ्रू डिपोजिशन ऑफ मोरेन्स। मोरेन्स जब जमा होते हैं एक जगह पर और जब लंबे लंबे ऐसे एक रीजेस बनते हैं यानी लाइंस बनती है जमीन की ऊंची, उन्हें कहते हैं रीजेस, इन्हें कहते हैं, देखिए इनको इस्कस कहते हैं। ठीक है, इनको, इन लाइंस को इस्कस कहते हैं। आगे हम देखेंगे, देखिए ये है यू शेप्ड वैली, ये होता है इरोजन के कारण। ये है लैटरल एंड मेडियल मोरेन्स, देखिए ये है लैटरल मोरेन और ये है मेडियल मोरेन यहाँ पर। तो ये होता है डिपोजिशनल एंड ट्रांसपोर्टेशनल वर्क के कारण। ड्रमलिन्स, ये देखिए इस तरीके से जमा होने के कारण ऐसा टीला बना है, टेकड़ी, तो उसे बोलते हैं ड्रमलिन्स को, ये इसके कारण हुआ है ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशनल। रोशेमोटोनीज जो है वो इरोजनल वर्क के कारण होते हैं। ठीक है, इस्कस, देखिए ये रीजेस जो है यानी लाइंस की तरह स्ट्रक्चर्स बने हैं, तो उन्हें ये जो है वो डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन के कारण होते हैं। ये हैंगिंग वैली आगे आएगा तब मैं बताता हूँ। चलिए देखते हैं। कैन यू टेल वेयर कैन यू सी द वर्क बाय ग्लेशियर्स इन इंडिया? भारत में ग्लेशियर्स द्वारा किया गया जो वर्क है यानी डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन, वो कहाँ पर दिखाई देता है? कहाँ पर दिखाई देता है? ग्लेशियर्स कहाँ पर है हमारे यहाँ? हिमालयाज में। तो हिमालय पर्वत में ये दिखता है ग्लेशियर्स के वर्क्स। इन विच नेचुरल रीजन कैन यू सी द वर्क ऑफ ग्लेशियर्स एट सी लेवल? कौन से रीजन में सी लेवल पर जो है ग्लेशियर्स दिखाई देते हैं? तो जहां पर ग्लेशियर्स होंगे सी लेवल पर यानी पर्वत पर नहीं, यानी कहां पर? पोलर रीजन्स में, जिसे टुंड्रा रीजन भी कहते हैं। नॉर्थ पोल के पास जो रीजन है वहां पर तो बर्फ ही होता है, पर्वत ना होते हुए भी, तो उन्हें बोलते हैं या वहां पर सी लेवल पर ही ग्लेशियर्स का वर्क दिखाई देता है। कैन यू सी अ ग्लेशियर मूविंग जस्ट एज यू कैन सी ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ रिवर वाटर? देखिए रिवर वाटर तेजी से बहता है,
लेकिन ग्लेशियर उतना तेजी से नहीं बहता, वो बहुत स्लोली बहता है, तो उसके कारण हम इतना उसको देख नहीं सकते ग्लेशियर की मूवमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्क ऑफ द विंड एंड द लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस, विंड के कारण जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। यू हैव लर्न अर्लियर दैट द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। जो हवा की मूवमेंट होती है उसे क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। विंड इज अ गैसियस एजेंट ऑफ इरोजन। ये पहले हमने पहला वाटर, रिवर वाटर जो देखा वो हो गया लिक्विड एजेंट। नेक्स्ट हो गया ग्लेशियर्स जो हो गए वो सॉलिड एजेंट्स हो गए। अभी जो देख रहे हैं हम गैसियस एजेंट ऑफ इरोजन देख रहे हैं। द इरोजनल, ट्रांसपोर्टेशनल एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड इज मोर प्रोमिनेंट इन डेजर्ट्स एंड सेमी एरिड रीजन्स। विंड का फ्लो कहाँ पर तेजी से होता है? तो डेजर्ट्स में होता है, क्योंकि उन्हें विंड को रोकने के लिए पेड़ नहीं होते, कुछ बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होते डेजर्ट्स में। इसके कारण डेजर्ट्स में तेजी से बहती है हवा, तो वहां पर इरोजन ज्यादा होता है विंड के कारण। और सेमी एरिड रीजन्स यानी जहां पर सेमी ड्राई रीजन, बारिश ज्यादा नहीं होती इतनी ज्यादा, वहां पर उसे कहते हैं सेमी एरिड रीजन्स। एज मैकेनिकल वीदरिंग ऑकर्स ऑन अ लार्ज स्केल हियर, पाउडर्ड रॉक एंड सैंड स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया। देखिए मैकेनिकल वीदरिंग जहां पर ज्यादा होती है वहां पर रॉक, बड़े बड़े रॉक जो होते हैं चट्टाने, उनको घिस घिस के मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है वो रेत में। देयर इज हार्डली एनी ऑब्स्टेकल इन द ट्रांसपोर्टेशनल वर्क ऑफ द विंड। विंड के रास्ते में जो है आपने देखा कि जहां कुछ नहीं होता रास्ते में, डेजर्ट्स में पेड़ नहीं होते, बिल्डिंग्स नहीं होते, इसके कारण तेजी से फ्लो होता है। सैंड पार्टिकल्स ऑल्सो गेट ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विद द विंड एंड दे आर कैरिड ओवर long distances and get deposited where the wind of the speed of the wind reduces। तेजी से बहते हैं हवाएं, उसके कारण वो इरोड करते हैं और कैरी भी करते हैं मिट्टी के पार्टिकल्स, सैंड के, रेत के पार्टिकल्स। और जहां पर स्पीड स्लो होती है वहां पर वो मिट्टी, रेत जो है वो जमा कर देते हैं। इन दिस वे द विंड डज द वर्क ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। इस पद्धति से विंड जो है वो इरोजन करता है, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन भी करता है। Erosional work of wind. Wind carries small sand particles, small pebbles, etc. along with it. Wind जो है जब तेजी से बहने लगता है तब क्या अपने साथ रेत के पार्टिकल्स कैरी करता है, छोटे छोटे कंकड़ कैरी करता है। These particles cause erosion along rocks coming in the way of friction, way due to friction. अब अपने रास्ते में जो भी चट्टाने वगैरह लग रही है उसका इरोजन करवाते हैं, वो घिस देते हैं वो। This leads to formation of mushroom rocks, deflation hollows, yardangs, etc. देखिए मशरूम रॉक्स यानी इस तरीके के मशरूम शेप के, ऊपर कम इरोजन होता है, नीचे ज्यादा इरोजन होता है। इसके कारण ऊपर का फूला हुआ पार्ट होता है और नीचे ऊपर चौड़ा पार्ट होता है, नीचे नैरो होता है। उसको बोलते हैं मशरूम शेप के होने के कारण उसे बोलते हैं मशरूम रॉक्स। तो ये इरोजनल वर्क के कारण होता है। फिर ये यार्डांग्स यानी देखिए अगर ये जमीन है इस तरह की, यहां पर एक लेयर है हार्ड रॉक्स का, यहां पर बीच में सॉफ्ट रॉक्स का लेयर है, यहां पर फिर से हार्ड रॉक्स का लेयर है, यहां पर फिर से सॉफ्ट रॉक का लेयर है। जब हवा बहते रहती है कई वर्षों तक, तब सॉफ्ट रॉक ज्यादा घिस जाते हैं, उनका ज्यादा इरोजन होता है सॉफ्ट रॉक्स का, और हार्ड रॉक्स का कम इरोजन होता है ऑब्वियसली। तो इनका फ्रिक्शन भी कम होता है, ठीक है, ये ऊपर ही रहते हैं और ये ज्यादा घिस जाते हैं इस तरीके से। तो ये पार्ट नीचे चला जाता है और ये ऊपर रहता है, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं यार्डांग्स, ठीक है। डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड्स। सैंड पार्टिकल्स दैट ब्लो विद द विंड आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। Those particles which are very fine are carried over large distances, like the larger ones get transported to shorter distances only। देखिए जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं सैंड के वो दूर तक कैरी किए जाते हैं, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे डिस्टेंस के लिए कैरी किए जाते हैं। These sand particles get deposited in deserts and semi-arid climates। डेजर्ट्स में ये सैंड पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं और वहां पर रेत के टीले बन जाते हैं। As a result, specific landforms are formed, sand dunes, barchans, safes,
रिपल मार्क्स, लोस प्लेन्स एटसेट्रा आर फॉर्म बाय विंड डिपोजिशन। देखिए बार्चन्स या सैंड ड्यून्स यानी इस तरह के एक क्रिसेंट मून जिसे कहते हैं, चंद्रकोरीच्या आकाराचे, क्रिसेंट मून यानी चंद्रकोर होती है ना, उस शेप का। देखिए इस तरीके से ऊपर से आप देखेंगे तो ऐसा यू शेप दिखाई देगा। तो अगर इस दिशा में, लेफ्ट से राइट दिशा में अगर हवा फ्लो हो रही है तो इस तरीके का सैंड ड्यून बनता है। यहाँ पर ऐसा स्लोप होता है और यहाँ पर जो है गड्ढा बन जाता है एक तरह का, तो ऐसे यू शेप बन जाता है। तो ऐसे सैंड ड्यून्स जगह बदलते रहते हैं हमेशा हवा के साथ। और ये हो गए रिपल मार्क्स, यानी ऐसे वेवी मार्क्स दिखाई देते हैं। ऐसे रेत पर हवा के कारण ऐसे वेव्स की तरह स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं रिपल मार्क्स। ठीक है, बाद में ये जो है डिपोजिशनल वर्क के कारण होता है, ये भी ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल वर्क के कारण होता है, ये इरोजनल वर्क के कारण होता है, ये इरोजनल वर्क के कारण होता है। यार्डांग्स सैफ जो होते हैं वो भी इस तरीके से बनते हैं, यानी देखिए यहां पर दिया है ग्लॉसरी में, सैफ इन अरेबिक सैफ मीन्स स्वॉर्ड। सच सैंड ड्यून्स आर नैरो एंड स्प्रेड टू अलोंग a long distance. They resemble swords and they are therefore named so. स्वॉर्ड की तरह दिखाई देते हैं, लंबे धारों की तरह, तो इन्हें स्वॉर्ड, जो अरबी शब्द है स्वॉर्ड के लिए सैफ, वो नाम दिया गया है। They are parallel to direction of the wind flowing. They are tapered towards the wind direction. Their slopes are somewhat symmetrical and crests are sharp. In Rub al-Khali, the desert of Saudi Arabia and deserts in Iran, सैफ्स आर विजिबल इवन अप टू 200 किलोमीटर्स। यानी देखिए ये जो सैफ्स होते हैं वो विंड के दिशा में, पैरेलल दिशा में ये होते हैं, बनते हैं। यानी विंड दिशा में फ्लो, जिस दिशा में फ्लो हो रहा है उसी दिशा में ये बनते हैं। ठीक है, ये तलवार की तरह दिखते हैं, तो उसे बोलते हैं सैफ। ठीक है, ये जो है इरोजनल वर्क के कारण होते हैं। ठीक है, ये है यार्डांग। देखिए ये यहाँ पर डायग्राम से दिखाया गया था, यहाँ पर जो एक्चुअल यार्डांग दिखाया गया है, ये हार्ड रॉक की लेयर है, ये सॉफ्ट रॉक का लेयर है जो ज्यादा इरोजन हुआ है जिसका, ये फिर से हार्ड रॉक का लेयर है जिसका कम इरोजन हुआ है। तो ऐसे ऊपर नीचे होते हैं ये यार्डांग, ये इरोजन के कारण होते हैं। ठीक है, ये हमारा देखते आगे। देखिए यहाँ पर जो डायग्राम्स दिए, ये सैंड ड्यून्स है, ठीक है, ये मशरूम रॉक है, ये यार्डांग्स है, ये सैफ है। ठीक है, फाइंड आउट वेयर विल यू फाइंड मशरूम रॉक्स इन द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू में मशरूम रॉक्स कहाँ पर पाए जाते हैं ये पूछा है। तो ये जो है हाईलैंड जहाँ पर है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना में जहाँ पर ऊंचाई पर जमीन है, तेजी से जहाँ पर हवा बहती है, वहां पर मशरूम रॉक्स पाए जाते हैं। कैन यू, आपको रेलवे से जाते समय कई बार दिखाई देंगे ये, अगर आप ट्रैवल कर रहे तो। Can you find the work of wind near coastal areas? What landforms will be formed there? तो देखिए वर्क ऑफ विंड जो होता है वो कोस्टल एरियाज में नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर कोई लैंड होती ही नहीं है, ज्यादा तो समुद्र ही होता है। तो इरोजनल, ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल वर्क जो होता है वो समुद्र के कारण होता है, विंड के कारण इतना नहीं होता समुद्र किनारे पर। ठीक है, अभी देखते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स एंड द लैंड फॉर्म्स। इन कोस्टल एरिया सी वेव्स कैरी आउट इरोजनल, डिपोजिशनल एंड ट्रांसपोर्टेशनल वर्क. Winds and tides cause the movements of sea water and as a result waves come to the coast. समुद्र किनारे पर लहरें आती है समुद्र में, उसके कारण जो है लैंडफॉर्म्स बनते हैं. Because of their heating the rocks at the coast, erosion of the rocks occurs. इनके सी वेव्स जब टकराती है चट्टानों पर समुद्र किनारे के, तो उनसे जो है इरोजन होता है. ठीक है, इन कोस्टल एरियाज हैविंग वाइड बीचेस वेव्स कैरी आउट डिपोजिशनल वर्क. जहां पर बहुत चौड़े बीचेस होते हैं वहां पर जो है, और क्या कहते हैं उसे, हवा भी ज्यादा तेज नहीं होती है, वहां पर डिपॉजिट कर देते हैं वो पार्टिकल्स. जहां पर तेज लहरें होती है वहां पर इरोजन कर देते हैं, जहां पर लहरें तेज नहीं होती वहां पर वो डिपॉजिट कर देते हैं. इरोजनल वर्क ऑफ सी वेव्स,
When the waves break at the coast, they bring with them water, transported stones, pebbles, sand particles, etc. जब वेव्स टकराते हैं समुद्र किनारे के चट्टानों पर, तब वो क्या करते हैं, अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ लाते हैं, सैंड के पार्टिकल्स लाते हैं, रेत के, और उसके कारण दिस लीड्स टू इरोजन ऑफ द कोस्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल एंड हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ द सी वेव टू इरोजन ऑकर्स। हाइड्रोलिक एक्शन यानी जो फ्लूइड्स के कारण होता है, यानी वाटर, यहां पर फ्लूइड कौन सा है, वाटर है। फ्लूइड यानी जो पदार्थ फ्लो करते हैं उन्हें कहते हैं फ्लूइड्स। तो यहां फ्लूइड कौन सा है, वाटर है। वाटर के कारण जो इफेक्ट होता है उसे कहते हैं हाइड्रोलिक इफेक्ट। लैंडफॉर्म्स लाइक water cut platforms, sea caves, sea arches, sea cliffs, etc. are formed because of the erosional work of the waves. See figure 4.4. देखिए सी क्लिफ यानी समुद्र किनारे पर ऊंचाई पर जो चट्टान, बीचेस जो होते हैं वो समुद्र के लेवल पर होते हैं, लेकिन क्लिफ्स जो होते हैं वो ऊंचाई पर होते हैं। और जब यहाँ पर टकराने लगते हैं बार बार सी वेव्स, तब यहाँ पर एक गुफा बन जाती है, सी केव बन जाती है, इसे बोलते हैं केव। फिर यहाँ पर जो ऐसा ऊंचा प्लेटफॉर्म सा बन जाता है उसे बोलते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। जो कमान जैसा स्ट्रक्चर बनता है, कमान होती है ना, तो उसे बोलते हैं सी आर्च। रॉक की कमान बनती है समुद्र में, उसे बोलते हैं सी आर्च। और ये जो खंबे जैसा स्ट्रक्चर बनता है समुद्र में उसे कहते हैं सी स्टैक। आगे देखिए, ये है सी केव्स, ये है इरोजन के कारण बनता है, ठीक है। ये है सी क्लिफ यानी समुद्र किनारे से ऊंचाई पर जो चट्टान होती है उसे बोलते हैं सी क्लिफ। ये लगून, देखिए क्या होता है, जब यहां पर थोड़ा सा किनारे पर थोड़ा सा गड्ढा होता है तब समुद्र का पानी यहां पर जमा हो जाता है, और अगर यहां पर थोड़ा सा हाइटेड सरफेस है तो वो समुद्र से, मुख्य समुद्र से अलग हो जाता है, तो उसे कहते हैं लगून। इस बॉडी को, वाटर बॉडी को, यानी समुद्र से कहा जाए तो वो जुड़ा हुआ होता है, समुद्र का ही पानी होता है, लेकिन वो वैसे कहा जाए तो अलग होता है समुद्र से, उसे कहते हैं लगून, ठीक है। यह है वेव कट प्लेटफॉर्म, यानी समुद्र में ही ऊंचाई पर एक सरफेस होता है, उसे कहते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। यह जो है इरोजन के कारण बनता है। सी क्लिफ जो है इरोजन के कारण बनती है। फिर यह है सी आर्च, ये भी इरोजन के कारण बनती है, कमान, ठीक है। यह है बीच, ये डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन के कारण बनता है। बीच पर जो है रेत जमा होती है वो डिपोजिशन। यह है सैंड बार, यानी समुद्र के बीच में ऐसा जो थोड़ा सा जमीन का हिस्सा बन जाता है उसे कहते हैं, ठीक है। देखते हैं डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स। द eroded materials accumulate at the seabed because of tides. They keep on moving towards the coast and away from the coast. eroded जो मटेरियल होता है, जो फ्रिक्शन के कारण जो इरोजन हुआ है, वो जो मटेरियल होता है, पार्टिकल्स, वो जो है सी बेड में जमा होता है, और समुद्री लहरों के कारण वो कोस्ट पर आते रहता है और कोस्ट से चला जाते रहता है। They become fine because of attrition and hitting each other. एक दूसरे से टकराने के कारण, एक दूसरे से घिसने के कारण वो फाइन यानी बारीक बन जाता है। Deposition of such materials occurs at the places where the effect of the waves is less. जहां पर वेव्स का परिणाम कम है, वेव्स कम होती है, जहां हवा तेज नहीं होती वगैरह, वहां पर जो है वो सारा जमा हो जाता है। लैंडफॉर्म्स लाइक बीचेस, सैंडबार्स, लगून्स एटसेट्रा आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स। देखिए ऐसे ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर एंड लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस। ग्राउंड वाटर के कारण, जो जमीन के नीचे जो पानी होता है उसके कारण जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। The rainwater seeps below the earth surface through porous rocks or cracks in the rocks. देखिए अर्थ सरफेस पर मिट्टी होती है, वो पानी एब्सॉर्ब, जो रेन वाटर बारिश का पानी पड़ता है वो मिट्टी एब्सॉर्ब कर लेती है, वो निचले लेवल पर भेजती है। ऐसे नीचे नीचे जाते हुए नीचे रॉक्स होते हैं, वो भी पोरस होते हैं, यानी उनमें भी पोर्स होते हैं, छेद होते हैं या क्रैक्स होते हैं, तो उनमें से भी नीचे सीप हो जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं नीचे, और इतने नीचे जाते हैं जब तक पूरा पथरीला सरफेस ना हो कि उससे नीचे जा ही ना सके, तो ऐसे ग्राउंड वाटर बनता है। दिस वाटर एक्यूमुलेट्स इन द नॉन पोरस लेयर ऑफ द रॉक। जहां पर नॉन पोरस लेयर है रॉक का, नीचे जमीन के नीचे जहां पर छेद नहीं है रॉक को,
उस लेयर पर रॉक के वो जमा हो जाता है पानी। दिस एक्यूमुलेटेड वाटर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। इस जो पानी के नीचे जो जमा होता है, जमीन के नीचे जो पानी जमा होता है उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर। द सोल्यूबल मिनरल्स इन द वाटर गेट डिजॉल्व एंड फ्लो विद द ग्राउंड वाटर। देखिए आपने देखा होगा कई बार बोर का जो पानी होता है वो ग्राउंड वाटर होता है, वो कई बार खारा होता है, खारा पानी होता है। क्यों जब जमीन में वो नीचे 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 चला जाता है तब जमीन के कई सारे सॉल्ट्स उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, कई सारे मिनरल्स उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। इसके कारण उसकी टेस्ट अलग होती है। हमारा जो नल का पानी होता है, जो म्यूनिसिपालिटी द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है, वो इतना खारा नहीं होता, लेकिन ये पानी बहुत खारा होता है क्योंकि वो उसमें काफी मिनरल्स डिजॉल्व हो जाते हैं। दिस इज द इरोजनल वर्क ऑफ द ग्राउंड वाटर। ये मिनरल्स जो डिसॉल्व होते हैं उसके कारण जो रॉक है उसमें छेद बन जाते हैं, तो उसे कहते हैं इरोजनल वर्क होते हैं। ठीक है। When the groundwater evaporates or the volume of soluble minerals is more than the solubility of the groundwater, the deposition of dissolved material starts। देखिए जब मिनरल्स जो है, जो ग्राउंड वाटर है उसका इवेपोरेशन हो जाता है यानी भाप बन जाती है, तब क्या हो जाता है, सॉल्ट्स या मिनरल्स जो है वो जमा होते हैं, नीचे ही रहते हैं और वो पानी ऊपर चला जाता है भाप के रूप में। या फिर अगर पानी की सोल्युबिलिटी समाप्त हो जाती है यानी उसकी मिनरल्स डिसॉल्व करवा लेने की कैपेसिटी, आपने अगर देखा होगा कि अगर आप एक ग्लास पानी लेते हैं और उसमें 1 चम्मच नमक डालते हैं, डिसॉल्व कर हिलाते हैं चम्मच से, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। 2 चम्मच डालेंगे वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद वो उससे ज्यादा नमक उसमें डिसॉल्व नहीं होता, तो उसे बोलते हैं सोल्युबिलिटी। उससे ज्यादा उसकी सोल्युबिलिटी नहीं है, यानी ग्राउंड वाटर की सोल्युबिलिटी एक लिमिट से ज्यादा नहीं, कौन से भी पानी की। जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तब मिनरल्स डिसॉल्व होना कम हो जाता है, तब मिनरल्स वैसे ही डिपॉजिट होते रहते हैं उस पे। लैंडफॉर्म्स लाइक सिंक होल्स, लाइमस्टोन केव्स, स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स आर फॉर्म। देखिए सिंक होल्स ऐसे नीचे जमीन के नीचे ऐसे होल्स बन जाते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं सिंक होल्स। फिर देखिए स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट केव्स, इसके बारे में ग्लॉसरी में दिया है, मैं बताता हूं। देखिए pillars formed from alkaline deposits in the caves in limestone areas, salts brought by flowing groundwater deposited in the caves when water evaporates. When alkalis deposit, pillars start growing either from the roof down or floor up of the cave. Those which grow from the roof towards the flood are called stalactites, while those which grow from ground towards the roof are called stalagmites. Bora caves in Visakhapatnam district are called are in Andhra Pradesh are one of those major limestone caves in India. देखिए क्या होता है, देखिए ये जो है यहां से पानी ड्रॉप होने लगता है नीचे 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 नीचे। ड्रॉप होते समय यहां पर सॉल्ट्स वो छोड़ देता है, पानी जमा करने लगता है। कुछ पिलर्स ऐसे ऊपर से नीचे आने लगते हैं, कुछ पिलर ऊपर से नीचे बढ़ने लगते हैं। तो जो ऊपर से नीचे आते हैं उन्हें कहते हैं स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेक्टाइट। और जो ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, जो ऊपर से नीचे जाते हैं यहां पर दिया है, उन्हें कहते हैं स्टैलेग्माइट्स। ये याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए। जो छत से जमीन की तरफ बढ़ने लगते हैं उन्हें कहते हैं स्टैलेक्टाइट्स, और जो जमीन से छत की तरफ बढ़ते हैं उन्हें कहते हैं स्टैलेग्माइट्स। ठीक है, इस तरीके से। Thus, the groundwater carries out the erosion, transportation and depositional work. Groundwater table. The upper surface of the water accumulated below the ground is called the water table. जमीन के नीचे जो सबसे ऊपर का लेयर होता है पानी का, उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर टेबल। फैक्टर्स लाइक सीजन्स, पोरोसिटी ऑफ रॉक्स, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एटसेट्रा अफेक्ट द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। वाटर टेबल किस फैक्टर पर होता है यानी ग्राउंड वाटर की लेवल, कौन सा सीजन है, रेनी सीजन में ज्यादा होगा वाटर टेबल, ऊपर होगा। पोरोसिटी ऑफ रॉक, अगर पोरस रॉक है तो ज्यादा पानी नीचे चला जाएगा और वाटर की लेवल अच्छी रहेगी। अमाउंट ऑफ रेनफॉल ज्यादा है तो पानी की लेवल भी ऊपर रहेगी। ठीक है। द वाटर टेबल इज क्लोजर टू द ग्राउंड ड्यूरिंग रेनी सीजन व्हाइल इट इज डीपर इन द
समर के दौरान आपने देखा होगा बोर्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं क्योंकि वाटर टेबल नीचे चला जाता है। वेयर आर द लाइमस्टोन केव्स, स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स फाउंड इन महाराष्ट्र, ये पूछा है। तो कान्नूर प्लेटू जहां है अमरनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ये पाए जाते हैं। वाई आर द लैंडफॉर्म्स फॉर्म इन लाइमस्टोन आर कॉल्ड कर्स्ट, कर्स्ट जो है वो क्यों कहते हैं, ये पूछा है। तो देखिए लाइमस्टोन से जो बनते हैं लैंडफॉर्म्स उन्हें कर्स्ट कहते हैं क्योंकि वो एड्रियाटिक सी के पास एड्रियाटिक सी के पास पाए जाते हैं मुख्यतः वहां पर, ठीक है। उसके कारण Ramu has to dig a well in his farm, but he is in dilemma as to which season he should dig so that there is water supply for a longer time. What do you suggest to Ramu? कौन से सीजन में अगर बोरवेल खोदनी है तो कौन से सीजन में करनी है, ये पूछा है। कौन से सीजन में बेहतर होगा? समर सीजन में किया तो, क्योंकि समर सीजन में वाटर लेवल लो होती है। तो लो लेवल पर ज्यादा अगर बोर करेंगे तो रेनफॉल के सीजन में जो है, मॉनसून सीजन में तो और ऊपर चला जाएगा पानी, इसके कारण रेनफॉल में भी पानी रहेगा, समर में भी पानी रहेगा, विंटर में भी पानी रहेगा, ठीक है। तो समर सीजन में करना चाहिए, ठीक है। तो व्हिच एजेंट हैज द मोस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल, विंड, रिवर और ग्लेशियर। तो विंड को सबसे तेजी से विंड बहता है, इसके कारण काइनेटिक एनर्जी जो है विंड में ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक अच्छा सा थम्स अप दीजिए। मेरे वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यारो प्लीज। थैंक यू, आपका दिन शुभ जाए।